बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, मुसलमान मुसलमान के लिए इमारत की तरह है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगलियों में पेवस्त करके बताया। इलाके में लड़ेगी इलेक्शन, उम्मीदवारों का अनकरीब ऐलान होगा, असद अवैसी का बयान। आंध्र प्रदेश को खुसूसी मौके पर जगन की जद्दोजहद जारी। 15 सितंबर को तिरुपति में जगन तलबा से करेंगे तबादिले ख्याल। केसीआर ने की बीजिंग में कंस्ट्रक्शन कंपनी के नुमाइंदों से मुलाकात। तेलंगाना के बुनियादी वसाइल पर पेश किया पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। मक्का मुकर्रमा क्रेन हादसे में शोहदा की तादाद 100 से तजावुज। 3 हिंदुस्तानी हलाक, 3 हैदराबादी हुए जख्मी। और अब तफसील। मक्का मुकर्रमा में पेश आए क्रेन हादसे में महलूकीन की तादाद 107 तक पहुंच गई है, जबकि 200 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। यह हादसा कल शाम हरम शरीफ में सफ़ा व मरवा की तीसरी मंजिल के पास पेश आया। महलूकीन में 3 हिंदुस्तानी बताए जा रहे हैं, 3 हैदराबादी भी जख्मी हुए हैं। हरम शरीफ में क्रेन गिरने के हादसे में 100 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए हैं और 200 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं। यह हादसा 11 सितंबर के रोज़ सऊदी अरब के मुकामी वक्त के मुताबिक शाम 5:10 पर सफ़ा व मरवा के पास पेश आया। 100 टन वजनी क्रेन सफ़ा व मरवा की तीसरी मंजिल पर जा गिरी। मताफ के कुछ हिस्से में लाशें और खून को देखा गया। हादसे की वजह शदीद बारिश और आंधी बताई जा रही है। सऊदी हुकूमत ने हादसे की तहक़ीक़ात का ऐलान कर दिया है। ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। महलूकीन में 3 हिंदुस्तानी बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 2 और मगरबी बंगाल के 1 आज़िम की हलाकत की खबर है। ज़ख्मियों में 3 हैदराबादी बताए गए हैं। बाजार घाट के मोहम्मद हनीफ और उनकी अहलिया मामूली ज़ख्मी हुए हैं, जबकि भवानी नगर के शेख मुजीब का अस्पताल में इलाज हो रहा है। हरम शरीफ में यह हादसा ऐसे वक्त पेश आया जब 21 सितंबर से मनासिक हज का आगाज़ हो रहा है। दुनिया के कोने कोने से लाखों आज़िमीन हज की सआदत के लिए सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, साक्षी न्यूज़। सऊदी अरब में तेलंगाना के एक और आज़िम हज का इंतकाल हो गया। निज़ामाबाद के बोधन से ताल्लुक़ रखने वाले आज़िम हज शेख अहमद अली का मक्का मुकर्रमा में इंतकाल हो गया। शेख अहमद अली के क़ल्ब पर हमला हुआ था। वो अपनी अहलिया के साथ सऊदी अरब गए थे। शेख अहमद अली की नमाज जनाजा और तदफीन मक्के में अमल में आई। तेलंगाना और एपी से जाने वाले आज़मीन की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए सीधे रुख करेंगे तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के स्पेशल ऑफिसर प्रोफेसर एस.ए. शुक्र का, जो इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। बताइए शुक्र साहब, हरम शरीफ में इतना बड़ा हादसा हुआ है, एपी और तेलंगाना के आज़मीन कैसे हैं और हुकूमत की जानिब से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? देखिए, हमारे पास 3 आज़मीन जख्मी हुए हैं। एक है मोहम्मद खान, उनकी कल कर दिया गया है, बिल्कुल माना। हमारे टीम है भवानी ताल्लुक है उनके पास ठीक गुजरात। तो हम लोग और जो और और आंध्र में है, बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मजलिस ने बिहार के असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान किया है। मजलिस बिहार के सिर्फ सीमांचल इलाके में ही इलेक्शन लड़ेगी। बिहार के सीमांचल के कितने सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी, इसकी वजाहत नहीं की गई है। सीमांचल में 4 असेंबली हल्के आराया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार हैं। इन 4 असेंबली हल्कों में तकरीबन 38 असेंबली हल्के हैं। मजलिस के सदर असदुद्दीन अवैसी एमपी ने दारुसलाम में मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इलेक्शन के बारे में आगाह किया। असद अवैसी ने मुस्लिम अक्सरियती वाले इलाके सीमांचल को पसमानदा रखने पर तमाम पार्टियों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। दूसरी बात यह है कि एमआईएम पार्टी ने ये फैसला लिया है कि बिहार में जनाब अख्तर उल ईमान साहब
MIM पार्टी के प्रेसिडेंट होंगे। अख्तर ईमान साहब बिहार में MIM पार्टी के प्रेसिडेंट होंगे। दूसरी बात यह है कि MIM पार्टी ने फैसला लिया है कि इंशाअल्लाह हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और MIM पार्टी इलेक्शन में बिहार में सिर्फ सीमांचल के इलाके में इलेक्शन लड़ेगी। सीमांचल में पसमानदगी है, बैकवर्डनेस है, नाइंसाफ़ी है और हम सीमांचल की पसमानदगी को दूर करने के लिए हमारा ये मुतालबा होगा जीतने के बाद इंशाअल्लाह ताला के बिहार असेंबली में और पार्लियामेंट में सीमांचल के इंसाफ के लिए आर्टिकल 371 के तहत एक डेवलपमेंट काउंसिल बनाया जाए। ये MIM पार्टी का फैसला है और यही बातें मुझे आप तक कहना था। सीमांचल में हम सिर्फ सीमांचल के 4 ज़िलों में इलेक्शन लड़ेंगे या सीमांचल के रीजन में इलेक्शन लड़ेंगे। कितने सीटों पर लड़ेंगे आपको बताएंगे। अब जहां पर हम नहीं लड़े वहां पर बीजेपी जीत गई तो फिर इसका जवाब क्या देंगे। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आया, ABVP स्वीप कर गई, इसका क्या जवाब है। बिहार इंतखाबात के दौरान मजलिस की क्या हिकमत अमली होगी और मजलिस किन किन सीटों पर मुकाबला करेगी, इस हवाले से हमारे नुमाइंदे फारूक अली ने बिहार मजलिस के सदर अख्तरुल ईमान से दूबदू बातचीत की। AIMIM ने बिहार में इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। हमारे साथ बिहार के सदर अख्तरुल ईमान है। आइए हम उनसे गुफ्तगू करते हैं इसी इलेक्शन के बारे में। अख्तरुल ईमान साहब, आपका सेक्रेटरी में इस्तकबाल है और आप ये बताइए कि बिहार में सिर्फ सीमांचल में ही क्यों इलेक्शन लड़ा जा रहा है। बिहार को अगर आप देखेंगे, बिहार की जोग्राफिया को देखें, बिहार के मुख्तलिफ़ अज़ला का जायज़ा लें, तालीम के एतबार से, सेहत के ताल्लुक़ से, माश के एतबार से, सनतों के एतबार से, तो आप ये देखेंगे कि बिहार में सबसे ज़्यादा पसमानदा और नज़रअंदाज करदा कोई इलाका है तो वो सीमांचल का इलाका है। सीमांचल के साथ पिछले एक लंबे अरसे से काफ़ी सीमांचल की हक़मारी हुई है, सीमांचल के लोगों के साथ बड़ी नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं। तो हमारी जो महदूद ताकत है उसकी बुनियाद पर हम ये समझते हैं कि वो हिस्सा जिसके साथ ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई है, पहले उसके हक़ और हुकूक़ की लड़ाई लड़ें, उसके बाद धीरे धीरे हम उन हिस्सों में भी जाएंगे जहाँ नाइंसाफ़ियों का सिलसिला दराज है। आपको नहीं लगता कि MIM से कि आने की वजह से जो है ना कि दूसरी पार्टी को कुछ फ़ायदा हो सकता है, यानी कि जैसे कि लोग कहते हैं कि फ़िरका परस्त को फ़ायदा होगा, कि आपकी क्या राय है। देखिए, हम बिहार में 2 लड़ाई लड़ रहे हैं इस वक्त सीमांचल में। एक तो ये है कि फ़िरका परस्तों को भी हम रोकना की कोशिश कर रहे हैं और रोका भी है। मैंने अपनी कुर्बानी दे करके सीमांचल के खातिर, वहाँ के अमन अमान के खातिर, वहाँ हिंदू और मुसलमानों के मोहब्बत और आस्ती के खातिर हमने कुर्बानी देकर उनको रोका है। ये तारीख़ का एक हिस्सा है। और दूसरा मामला ये है कि सीमांचल के साथ हो रही नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मुमकिन है कि बिहार के दूसरे हिस्से में लोग एक लड़ाई लड़ें, हम वहाँ 2 लड़ाई लड़ रहे हैं। फ़िरका परस्तों के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ रहे हैं और सीमांचल के हुकूक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं। सीमांचल में क्या सिर्फ मुसलमान है या दलित भी हैं, तो कितनी फ़ीसद आबादी हो लोग की। सीमांचल भारत का सच्चा हिस्सा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और दलितों की एक बड़ी आबादी वहाँ पर बसती है और इसलिए हम अलग से ज़ात और बिरादरी की नहीं बल्कि सीमांचल की उस पट्टी की लड़ाई लड़ रहे हैं, बिहार के विकास की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जब बिहार का एक बड़ा हिस्सा तरक्की नहीं करेगा तो बिहार की तरक्की नहीं हो सकती है और उस इलाके की तरक्की नहीं होगी तो देश की तरक्की का सपना अधूरा रह जाएगा। इसलिए हम तो हक़ व इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। कितने सीट पर लड़ेंगे और कितने पे जीत सकेंगे, आपको कुछ उम्मीद है। कौमी सदर का ऐलान आपने सुना होगा कि उन्होंने सीटों के बारे में ऐलान नहीं किया है, तो जाहिर है कि आपसी मशवरे और वहाँ के हालात के बाद ही सीटों के बारे में फैसला आपको सुनाया जाएगा। फिर भी कितनी सीट जीत सकेंगे आप। मैं तो ये उम्मीद करता हूँ कि जितनी सीटों पर लड़ने का फैसला करेंगे, जीतने की पूरी उम्मीद रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे अख्तरुल ईमान जो ये कहते हैं कि जितने सीट पे खड़ा करेंगे इलेक्शन के लिए और उतने ही सीटों पर वो ज़रूर जीतेंगे। कैमरामैन सीनो के साथ मैं फारूक अली, साक्षी टीवी, हैदराबाद। आंध्र प्रदेश को खुसूसी रियासत का दर्जा दिलाने के लिए वायएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर जगन मोहन रेड्डी अपनी जदोजहद जारी रखे हुए हैं। जगन मोहन रेड्डी 15 सितंबर को तिरुपति की SV यूनिवर्सिटी में AP के खुसूसी मौक़िफ़ के मौजू पर तलबा से तबादिले ख्याल करेंगे और खुसूसी मौक़िफ़ के फ़ायदों के बारे में तलबा को वाकिफ़ करवाएंगे। आंध्र प्रदेश को खुसूसी मौक़िफ़ के मामले में मरकज़ी हुकूमत और तेलुगु देशम हुकूमत अपने वादों से इनहराफ कर रही है।
आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू की वादा खिलाफियों के खिलाफ वायएसआर कांग्रेस पार्टी ने एक पम्फलेट जारी किया है। इस पम्फलेट में तेलुगु देशम हुकूमत की वादा खिलाफियों को उजागर किया गया है। किस तरह चंद्रबाबू नायडू ने किसानों, ड्वाक्रा खवातीन से वादा खिलाफी की है, इस पम्फलेट में उजागर किया गया है। इस पम्फलेट में तेलुगु देशम दौरे हुकूमत की नाकामियों को उजागर किया गया है।